सूर्य कुमार यादव की फॉर्म खराब है, तिलक सीरीज से बाहर हो चुके हैं, मतलब ये सीरीज हम जीतेंगे कैसे? जैकब डफी का कमबैक होने वाला है, रचिन रविंद्र का भी कमबैक हो रहा है और डेरिल मिचेल तो वैसे भी पीक फॉर्म पर है। ये वर्ल्ड कप के पहले आखिरी सीरीज होने वाली है। इस सीरीज को अगर इंडिया हारी, सवाल अब यही है कि ओडीआई सीरीज हारने के बाद क्या टीम इंडिया T20I सीरीज भी हार जाएगी? देखिए, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैच की T20I सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ये सीरीज जो है इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस सीरीज के जस्ट बाद T20I वर्ल्ड कप होना है। इसका मतलब ये वर्ल्ड कप के पहले आखिरी सीरीज है, साथ में भी इंडिया ओडीआई सीरीज भी हार चुकी है, इसलिए इस सीरीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए आज की वीडियो में इंडिया की प्लेइंग 11 देखते हैं और जानते हैं कि क्या इंडिया एक्चुअली में ये सीरीज जीत भी सकती है या फिर नहीं जीत सकती। यदि ओपन की बात करें तो इंडिया से ओपन करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन आने वाले हैं। ये जो दोनों ओपनर है, यही ओपनर वर्ल्ड कप में भी ओपन करने आने वाले हैं, इसलिए ये ओपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ परफॉर्म करेंगे तो वर्ल्ड कप जस्ट लगा हुआ है, इसके बाद वहां भी इनकी फॉर्म जारी रहेगी। सबसे पहले यदि हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो 33 T20I मैचेस में अभिषेक शर्मा ने 1115 रन बनाए हैं, जहां पे इनका एवरेज 36 का है। एक्चुअली में देखने वाली चीज इनका स्ट्राइक रेट है जो 188 का है ओवरऑल इनके T20I करियर में। इतना स्ट्राइक रेट आज के टाइम में दुनिया में किसी का भी नहीं है। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, मतलब कि हर मैच के अंदर ये कमाल ही कर रहे हैं। और भी ज्यादा अच्छी चीज ये है कि पावर प्ले में इनका स्ट्राइक रेट 210 का हो जाता है, मतलब ये स्ट्राइक रेट पावर प्ले में और ज्यादा हाई रहता है। तो इस सीरीज में भी ये रन मारने वाले हैं। साल 2025 की स्टार्टिंग में इंग्लैंड जो है ये इंडिया का टूर करी थी। इस जनवरी फरवरी के महीने में 5 T20I मैच वहां पे भी हुए थे। उस सीरीज के अंदर अभिषेक शर्मा ने एक मैच में 135 रन मारे थे और एक्चुअली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये जो 135 रन थे, हाईएस्ट स्कोर अभिषेक का बन गया था और अभी तक यही हाईएस्ट स्कोर है। अभिषेक चाहेंगे कि एक बार फिर से वो अपना हाईएस्ट स्कोर अचीव करें या फिर उसको भी तोड़ दे, क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप आने वाला है। अब इनकी ये वाली फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इवन अभिषेक शर्मा की रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी है, ये रन भी बना सकते हैं। हो सकता है पूरी सीरीज के अंदर ये मोस्ट रन गेटर भी बन जाए और ये भी बहुत पॉसिबल है कि पूरी टीम इन पर ही डिपेंड करने वाली है। ये भी हो सकता है कि अभिषेक शर्मा अगर मैचों में ना चले तो वही मैच इंडिया हारेगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा पूरी टीम को एक्सेलरेट कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से। अभिषेक के साथ ही ओपन करना संजू सैमसन आने वाले हैं, जिन्होंने 52 मैच के अंदर 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इनका एवरेज 25 के करीबन है। देखिए, संजू सैमसन का एवरेज भले आपको कम लग रहा होगा 25.8 का, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट 150 का है। और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनका एवरेज इसलिए गिर गया है क्योंकि मल्टीपल पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं। कभी इनको फर्स्ट डाउन भेजा गया, कभी ओपन भेजा गया, कभी फिनिश रोल पर भेजा गया। The curious case of Sanju Samson is not new to Indian cricket. It's been simmering for a while. It's a story that has gone on for too long. अगर हम सिर्फ एज अ ओपनर देखें तो संजू का एवरेज 35 क्रॉस हो जाता है और एज अ ओपनर संजू काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज आपको याद होगी, जहां पे 5 मैच के अंदर ही संजू सैमसन ने 3 सेंचुरी मारी थी और उसके बाद ही संजू एज अ ओपनर फिक्स हो गए थे। बट अभी संजू एज अ ओपनर फिक्स नहीं थे, इसलिए ये सीरीज जो है संजू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। देखिए, संजू ओपन में बहुत रन बना रहे थे, लेकिन एशिया कप के पहले क्या हुआ था कि शुभमन गिल की T20I टीम में वापसी हुई और उसके बाद संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में भेजा जाने लगा। एज अ ओपनर जो बैट्समैन 35 के एवरेज से 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, उसको जबरदस्ती ड्रॉप किया गया। तीसरे, चौथे, 5वें कहीं भी भेजा जाने लगा इसको। बाद में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 5 मैच की T20I सीरीज होती है तो देखने को मिलता है कि यार ये लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हैं और लोअर ऑर्डर में तो इनसे अच्छा जीतेश खेल लेते हैं, तो इनको लोअर ऑर्डर से ड्रॉप कर दिया गया। संजू ओपन में इतना अच्छा खेल रहे थे, इसके बाद भी इनको लोअर ऑर्डर में भेजा गया और बाद में लोअर ऑर्डर में जब ये परफॉर्म नहीं किए तो इनको ड्रॉप ही कर दिया गया और ये बेंच पर बैठे रह गए। साउथ अफ्रीका के सामने भी ये ओपन में नहीं आ रहे थे क्योंकि वहां पे भी शुभमन ही ओपन आ रहे थे। अब इस पर्टिकुलर समय पे, जिस समय संजू सैमसन ओपन नहीं आ रहे थे, शुभमन गिल ओपन आ रहे थे। शुभमन गिल इस पूरे टाइम पे रन बना नहीं पाती, एक भी 50 शुभमन ने नहीं मारी। यही रीजन था कि शुभमन को T20I वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया है और अभी इस सीरीज से भी शुभमन गिल को ड्रॉप ही कर दिया गया है। इसका मतलब संजू अभी 5 महीने बाद ओपन करने के लिए आने वाले हैं। उससे पहले ओपन आ रहे थे, सक्सेसफुल थे, लेकिन 5 महीने से लगातार मिडिल ऑर्डर में ही आ रहे थे। अभी संजू 5 महीने बाद ओपन आने वाले हैं। 5 मैच इनको मिलेंगे और इसके बाद सीधे वर्ल्ड कप में इनको ओपन करने आना है। संजू के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होगा, जिम्मेदारी भी होगी कि ओपन आके रन बनाए, क्योंकि इनके कारण शुभमन को ड्रॉप किया गया है। अब संजू को बना दिया गया है परफेक्ट ओपनर टीम का और परमानेंटली इस वर्ल्ड कप में भी ओपन आएंगे। वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं या नहीं करते वो बाद में पता लगेगा, बट अभी इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए संजू के लिए सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इवन संजू भी सोच रहे होंगे कि जैसे अफ्रीका के सामने 3 सेंचुरी आई थी वैसा कुछ ये कमाल यहाँ पे कर जाएं और ये कर भी सकते हैं। वेल, फर्स्ट डाउन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आएंगे और यही इस टीम के कैप्टन होने वाले। देखिए, सूर्य कुमार यादव इस सीरीज बस नहीं बल्कि T20I वर्ल्ड कप में भी कैप्टन होने वाले हैं, इसलिए सूर्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। यदि हम इनके नंबर देखें तो 99 T20I मैचेस सूर्य कुमार यादव ने खेले हैं, जहां इन्होंने 2788 रन बनाए हैं, 35 का इनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट 163 का है। नंबर देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। 35 से ज्यादा का एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट बताता है कि ये वन ऑफ द गोटेड प्लेयर है T20I के अंदर। बट प्रॉब्लम यही है कि अभी सूर्य कुमार यादव की फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यदि अब इनकी लास्ट 20 इनिंग देखेंगे T20I की तो वहां पे इन्होंने 218 रन बनाए हैं, सिर्फ 13.62 का इनका एवरेज है। सूर्य कुमार यादव लिटरली 1.5 साल से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं मार पाए और इनके लिए काफी प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में नहीं चलते तो इसके बाद जस्ट वर्ल्ड कप है, ये खराब फॉर्म लेके वर्ल्ड कप में जाएंगे और वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी कैप्टेंसी में। पहला वर्ल्ड कप है और लास्ट वर्ल्ड कप भी शायद होगा। यही रीजन है कि सूर्य कुमार यादव भी चाहेंगे कि इनकी फॉर्म वापस आए, अच्छी फॉर्म लेके वर्ल्ड कप में जाएं और वर्ल्ड कप में जाने के बाद ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिता दें ताकि एक कमाल के खिलाड़ी और गोटेड कैप्टन माने जाएं। वैसे एज अ कैप्टन ये ऑलरेडी गोटेड माने जाने लगे हैं क्योंकि इनकी कैप्टनसी में इंडिया ने एक भी T20I सीरीज नहीं हारी है, साथ में एशिया कप बिना मैच हारे इंडिया जीत चुकी है। एज अ कैप्टन सूर्य कुमार यादव इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं कि लास्ट 20 इनिंग से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इसके बाद भी इनका नाम आया है। देखिए, अभी देखेंगे आप इंडियन टीम में तो 2 ही खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, दोनों खिलाड़ी लास्ट 20 इनिंग से एक हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाए हैं T20I क्रिकेट के अंदर। दोनों में से एक खिलाड़ी शुभमन को ड्रॉप कर दिया गया है जबकि वो वाइस कैप्टन थे, इसके बाद भी उनको ड्रॉप किया गया। बट सूर्य कुमार यादव को सिर्फ इसलिए ड्रॉप नहीं किया जा रहा है क्योंकि एज अ कैप्टन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर ये यहाँ पे रन नहीं बनाते तो इनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। सूर्य कुमार यादव की बिल्कुल नजर होगी कि एज अ कैप्टन अगर वो इतने गोटेड हैं तो एज अ बैट्समैन भी वो अच्छा कुछ करके जाए और वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी फॉर्म लेकर एंटर करें। वैसे सूर्य कुमार यादव अगर आउट भी हुए तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसके बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर आएंगे। देखिए, श्रेयस अय्यर ने 51 T20I मैचेस खेले हैं जहां इन्होंने 1104 रन बनाए हैं और इनका एवरेज यदि आप देखेंगे तो 30 से ज्यादा का है। देखने वाली बात है कि श्रेयस अय्यर का T20I में सिलेक्शन लगभग 2 साल के बाद हुआ है। श्रेयस अय्यर का नाम T20I के अंदर आ ही नहीं रहा था। एक्चुअली में पहले श्रेयस अय्यर लगातार T20I, ODI, टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, बट फिर फरवरी 2024 में श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और उसके बाद तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिए जाते हैं। बाद में क्या होता है कि 2024 IPL के बाद KKR की टीम भी इनको छोड़ देती है। इन्होंने टीम को छोड़ा या टीम ने इनको छोड़ा, कुछ भी हुआ, बट ये अपनी मेन फ्रेंचाइजी से बाहर आ गए। 2024 में एकदम से हर जगह नीचे से जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इनका करियर एंड होने लग जा रहा है, लेकिन 2025 में ये कमबैक करते हैं। 2025 की स्टार्टिंग में सबसे पहले श्रेयस अय्यर ODI सीरीज में वापसी करते हैं, 50s मारते हैं और इसके कारण इनका चैंपियन ट्रॉफी में नाम आया। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर श्रेयस अय्यर मोस्ट रन गेटर बनते हैं और उसके बाद सबको लगता है कि अब इनकी वापसी टेस्ट और T20I में भी होगी क्योंकि ODI में डोमिनेट कर रहे हैं। बाद में जब IPL आया तो पंजाब ने इनको 26 करोड़ 75 लाख रुपए के रिकॉर्ड प्राइस में खरीदा। सबको लगा 26 करोड़ 75 लाख कोई कैसे दे सकता है एक खिलाड़ी को, लेकिन बाद में श्रेयस ने 604 रन बनाए और पंजाब को फाइनल तक लीड किया। ये सारी चीजें देखकर ये क्लियर हो गया था कि चैंपियन ट्रॉफी जो मोस्ट रन गेटर है, जो IPL के अंदर 600 से ज्यादा रन बना रहा है, उसका T20I, ODI टेस्ट हर फॉर्मेट में नाम आएगा ही आएगा। बट स्टिल 2025 के पूरे साल इनका T20I में कहीं नाम आया ही नहीं था। अभी भी इनका नाम टेस्ट और T20I में आ ही नहीं रहा था, ODI में ही आ रहा था और इनका वर्ल्ड कप में भी नाम नहीं आया है। एंड इनका नाम आता भी कैसे, इनकी जगह जो है मिडिल ऑर्डर में है 4 नंबर में, और 4 नंबर में टीम इंडिया में T20I में तिलक वर्मा है जिनका एवरेज 50 का है, जिनको ड्रॉप किया ही नहीं जा सकता है। यही कुछ रीजन था कि श्रेयस का नाम T20I में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तिलक इंजर्ड हो गए और तिलक जैसे ही इंजर्ड हुए बाहर हुए, अभी श्रेयस का नाम आ गया है। अभी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि तिलक वर्मा हो सकता है वर्ल्ड कप में भी अवेलेबल ना रहे। अगर ऐसा होता है तो श्रेयस का नाम T20I वर्ल्ड कप में भी आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका नाम बस नहीं आएगा, इनको मौका भी मिलेगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि ये तिलक के रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं जो परमानेंट टीम का हिस्सा थे। श्रेयस के लिए ये सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि श्रेयस अगर यहाँ पे रन बनाएंगे तो वर्ल्ड कप के अंदर उनका रिप्लेसमेंट में नाम आ सकता है तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट में, अगर तिलक अवेलेबल नहीं रहे तो। अब अगर तिलक वर्मा रिकवर भी हो गए, वर्ल्ड कप के अंदर भी आ गए, तो वर्ल्ड कप के बाद जो बायलैटरल होंगी वहां पर श्रेयस का नाम तभी आएगा जब वो अभी परफॉर्म करेंगे। ये मौका श्रेयस के लिए बेस्ट होने वाला है। 2 साल के बाद अगर किसी खिलाड़ी को मौका मिला है एज अ रिप्लेसमेंट और परमानेंटली खेलने वाला है नंबर 4 में, तो इसको परफॉर्म करना ही चाहिए। श्रेयस परफॉर्म भी करेंगे क्योंकि नंबर 4 में दुनिया के बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं, तो ये परफॉर्म यहाँ पे करेंगे वैसे
वैसे तो। वह श्रेयस अय्यर के बाद ही बैटिंग करने के लिए नंबर 5 में शिवम दुबे आने वाले हैं और शिवम दुबे जो है वर्ल्ड कप की टीम का भी हिस्सा है और परमानेंटली प्लेइंग 11 में खेलने वाले। ओवरऑल शिवम दुबे को यदि आप देखेंगे तो 50 मैच इन्होंने खेले हैं, 639 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्होंने 23 विकेट्स भी निकाले हैं। शिवम दुबे के रन काफी कम आपको नजर इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी बैटिंग जो है काफी डीप में आती है और बहुत सारे मैचेस में इनकी बैटिंग आ ही नहीं पाती है। कमाल बात तो है कि शिवम दुबे फिनिश भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर का रोल भी करते हैं और बॉलिंग भी ये करने लग गए हैं। रिसेंट टाइम में इन्होंने काफी बढ़िया बॉलिंग की है। एज अ बैट्समैन शिवम दुबे को कोई नकार नहीं सकता, ये बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। सबने आईपीएल में देख लिया है, सीएसके की तरफ से इन्होंने काफी लंबे लंबे सिक्सेस मार रखे हैं। बट एज अ बॉलर शिवम दुबे के लिए ये सीरीज जो है देखने वाली होगी, क्योंकि एज अ बॉलिंग अगर ये परफॉर्म करके जाएंगे तो वर्ल्ड कप में इनको बॉलिंग दी जाएगी। वेल, अगर शिवम दुबे बॉलिंग से परफॉर्म नहीं भी करते तो इसके बाद जो ऑलराउंडर है वो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है और उसका नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने अभी तक ओवरऑल 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 100 से ज्यादा विकेट निकाले हैं T20 आईज के अंदर। लिटरली इंडियन टीम में इनके जैसा ऑलराउंडर कोई भी नहीं है, एकमात्र ही हार्दिक पांड्या है, क्योंकि इनके बराबर स्टैट किसी के नजर नहीं आते। इंडियन टीम में यदि आप देखोगे तो टॉप बैट्समैन T20 आई में सूर्य कुमार यादव हैं और इनके रन 2000 से ज्यादा हैं। यदि आप देखोगे तो हार्दिक के रन भी 2000 से ज्यादा हैं। अब इंडियन टीम में यदि आप टॉप बॉलर देखोगे तो वहां पे अर्शदीप और बुमराह आते हैं और इन दोनों के विकेट 100 से ज्यादा हैं और हार्दिक के भी विकेट 100 से ज्यादा हैं। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इंडियन टीम के टॉप बॉलर जैसा परफॉर्म करता है, टॉप बैट्समैन जैसा परफॉर्म करता है, दोनों को मिलाकर एक खिलाड़ी परफॉर्म करता है, वो हार्दिक पांड्या है। रिसेंट टाइम में हार्दिक की फॉर्म इतनी ज्यादा अच्छी है कि लास्ट मैच में इन्होंने 16 बॉल में 50 रन मारे और सेकेंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए इन्होंने 50 मार दी। अभी हार्दिक चाहेंगे कि वो 16 बॉल में 50 वाली 50 12 में 50 बन जाए, क्योंकि इंडिया में ही मैचेस होने हैं, इंडिया के अंदर ही वर्ल्ड कप भी होगा, तो प्रैक्टिस काफी बढ़िया तरीके से इनकी हो जाएगी। इवन हार्दिक पांड्या 2024 वर्ल्ड कप में परफॉर्म भी करके आ रहे हैं, वहां पे इन्होंने बॉलिंग भी की है, बैटिंग भी की और उस वर्ल्ड कप के अंदर इनसे सीनियर खिलाड़ी थे रोहित और विराट कोहली, वहां पे परफॉर्म किए थे। अभी तो हार्दिक ही सबसे सीनियर खिलाड़ी है, इसलिए हार्दिक भी चाह रहे होंगे कि वो परफॉर्म करें सीरीज के अंदर और वही फॉर्म को लेकर वो वर्ल्ड कप में एंटर करें। हार्दिक इस सीरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लेकर तो आने ही वाले हैं, लेकिन उनकी नजर मेन बॉलिंग पे होगी, क्योंकि 4 ओवर हार्दिक पूरे डालेंगे। ओडीआई सीरीज जो अभी हुई है इंडिया न्यूजीलैंड की, वहां पे हार्दिक का नाम सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि हार्दिक इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको बचाना है। हार्दिक से 10 ओवर डलाने से अच्छा है कि उनको T20 में 4 ओवर डलाए जाएं, इसलिए उनको होल्ड किया गया। तो इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस। वेल, हार्दिक के बाद ही बैटिंग करने के लिए अक्षर पटेल आने वाले हैं और अक्षर पटेल काफी बढ़िया बैट्समैन माने जाने लगे हैं T20 के अंदर। यदि आप देखेंगे तो अक्षर पटेल ने 85 मैचेस खेले हैं, 681 रन बनाए हैं और साथ में 82 विकेट्स भी निकाले हैं। देखिए, अक्षर पटेल की खास बात यह है कि अक्षर पटेल कहीं भी बैटिंग करना जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब इंडियन टीम के 2-3 विकेट बहुत जल्दी गिर जाते हैं, मतलब नंबर 4 नंबर 5 में बहुत जल्दी किसी को भेजना रहता है, वहां पे अक्षर बैटिंग करने आते हैं और टीम को संभालते हैं। मतलब कि अक्षर का काम सिर्फ फिनिश का नहीं रहता है, ये बैटिंग करने मिडिल ऑर्डर में भी आ जाते हैं और वहां पे इन्होंने टीम को कई बार संभाला है। इस सीरीज के अंदर जब भी टफ कंडीशन आएंगे अक्षर मिडिल ऑर्डर में आएंगे और यही चीज बाद में वर्ल्ड कप के अंदर रिपीट होगी। मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अच्छी बात है कि अक्षर जो है मिडिल ऑर्डर और फिनिश बस में टीम को स्टेबिलिटी नहीं देते, बल्कि बॉलिंग में काफी बढ़िया बॉलिंग करते हैं। साथ के इकोनॉमी से अक्षर पटेल 82 विकेट निकाल चुके हैं, मतलब हर मैच में काफी ज्यादा इकोनॉमिकल हैं और विकेट टेकर भी हैं। ये थे इंडिया के 7 बैट्समैन, लेकिन इंडिया के पास इस बार 7 बैट्समैन बस नहीं होने वाले, इंडिया के पास इस बार 8 बैट्समैन होने वाले हैं, क्योंकि इनके बाद बैटिंग करने हर्षित राणा आएंगे। ये हाई टीम हमेशा 7 बैट्समैन के साथ खेलती है, जिसमें कुछ ऑलराउंडर रहते हैं, बाकी ये 7 बैटिंग भी काफी बढ़िया करते हैं। इंडिया के पास ऐसे 7 खिलाड़ी तो हैं जिनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ ऑलराउंडर भी हैं जो बॉलिंग भी काफी बढ़िया करते हैं। बट अभी इंडिया के पास हर्षित राणा आए हैं जो एज अ बॉलर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट बैटिंग भी काफी बढ़िया कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो हर्षित राणा ने 6 T20 मैचेस ही खेले हैं, 7 विकेट ही निकाले हैं, लेकिन इसके बाद भी हर्षित का नाम T20 प्लेइंग 11 स्क्वाड में आएगा। देखिए, हर्षित राणा को पहले बहुत ज्यादा बोला जा रहा था कि फेवरेटिज्म के चक्कर ये टीम में आए हैं, लेकिन उसके बाद हर्षित ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया और बॉल से बस नहीं बैट से भी इन्होंने परफॉर्म किया। रिसेंट न्यूजीलैंड के साथ जो ओडीआई सीरीज हुई, वहां पे हर्षित ने 23 रन की भी इनिंग खेली थी, 53 रन भी इन्होंने बनाए और विकेट भी निकाले लगातार। ऐसे में टीम इंडिया को ये बैटिंग प्रोवाइड कराएंगे, इतने ज्यादा डीप में कराएंगे, 8वें नंबर में आके बैटिंग प्रोवाइड कराएंगे और बॉलिंग भी ये परमानेंटली करने वाले हैं। यही कारण है कि हर्षित का नाम अब प्लेइंग 11 में आने वाले हैं और हर्षित काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं अगेंस्ट T20 सीरीज के अंदर। इसके बाद इंडिया के 3 परमानेंट बॉलर होने वाले हैं और ये तीनों बॉलर जो है ये वर्ल्ड कप में भी सेम रहेंगे। देखिए, सबसे पहला नाम अर्शदीप का आता है। अर्शदीप सिंह जो है, इनको ओडीआई में लगातार नहीं खिलाया जाता, लेकिन T20 से इनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अभी तक इन्होंने 72 मैचेस खेले हैं T20 के अंदर, 110 T20 विकेट ये निकाल चुके हैं और सबसे ज्यादा विकेट होल्ड ये करते हैं इंडिया के लिए T20 में। अर्शदीप एक्चुअली में ऑल फॉर्मेट डिजर्व करते हैं प्ले करना, लेकिन इनको हर फॉर्मेट में खिलाया नहीं जा रहा है। T20 बस में मौका मिल रहा है।
और T20I में अर्शदीप डोमिनेट कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि बुमराह से कंधा मिलाकर चलते हैं। अर्शदीप को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है, 2024 वर्ल्ड कप में एक काफी अहम रोल निभाकर आए। ऐसे में अभी जब बुमराह जैसे गोटेड बॉलर यहाँ बॉलिंग करने वाले हैं और इनके साथ अर्शदीप डुओ बनाएंगे तो अर्शदीप का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्शदीप भी चाहेंगे कि 2024 वाली परफॉर्मेंस ये रिपीट कर जाएं, यहाँ पे इकोनॉमिकल भी रहेंगे और विकेट भी निकाल कर लेकर जाएंगे। देखिए ये सीरीज जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं, लेकिन ये सीरीज की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसके बाद T20I वर्ल्ड कप है। मतलब कि ये सीरीज जो है वार्म अप सीरीज होने वाली है। सीरीज के जस्ट बाद T20I वर्ल्ड कप में वही परफॉर्म करेगा जो सीरीज में करेगा, क्योंकि फॉर्म साथ में चलती है। अर्शदीप के साथ ही बुमराह डुओ बनाने वाले हैं और बुमराह के लिए भी ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बुमराह जो है T20I सीरीज खेल रहे हैं, जबकि इन्होंने ODI सीरीज नहीं खेली है क्योंकि इनको रेस्ट दिया गया था ताकि इंजर्ड वगैरह ना हो और T20I बस खेलें। T20I सीरीज इनको इसलिए खिलाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे अपनी रिदम को पकड़ने और इसके बाद वर्ल्ड कप में आके इनको अपनी गोटेड वाली परफॉर्मेंस निकालनी है। अभी तक यदि आप देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह ने 83 मैचेस खेले हैं, 103 विकेट निकाले हैं T20I के अंदर। ये नंबर देख के आपको लग रहा होगा कि इनसे अच्छे नंबर अर्शदीप के हैं, क्योंकि अर्शदीप ने कम मैचेस खेले हैं और बुमराह से थोड़ी ज्यादा विकेट भी निकाले, तो अर्शदीप के नंबर तो ज्यादा अच्छे हैं। बट एक्चुअली में यदि आप बुमराह की इकोनॉमी देखेंगे तो 6 की है और एक्चुअली में इनका एवरेज भी 18 का है। इंडियन टीम में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करता है, मतलब कि हर ओवर में 6 रन देते हैं, उससे ज्यादा रन इनको नहीं पड़ते। एंड ये सैंपल साइज छोटा नहीं है, 100 मैच खेलने के बाद यदि किसी को 6 की इकोनॉमी से रन पड़ रहे हैं मतलब इसको कोई नहीं मार पा रहा है, ये क्लियर है। बुमराह जो है इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी 2024 वर्ल्ड कप में, 26 में भी यही करना चाहते हैं रिपीट, इसलिए इनको इस सीरीज में परफॉर्म करना होगा। बुमराह अर्शदीप के साथ डुओ बनाते आपको नजर आएंगे, पूरे मैचेस बुमराह अर्शदीप दोनों खेलने वाले हैं और यही डुओ फिर वर्ल्ड कप में भी जाने वाला है। इस डुओ के साथ एक परमानेंट स्पिन टीम को मिलने वाला है और वो रहेंगे वरुण चक्रवर्ती। देखिए वरुण चक्रवर्ती ने 33 T20I मैचेस खेले, 55 विकेट निकाले, जहां पे इनका एवरेज 14.87 का है। लिटरली इंडियन टीम में करंट टाइम में बेस्ट T20I स्पिनर में यदि आप देखेंगे तो नंबर 1 में नाम वरुण चक्रवर्ती का ही आता है। वरुण एक्चुअली में डोमिनेट कर रहे हैं T20I को, लगातार इन्होंने इतने विकेट निकाले हैं कि बॉलिंग पिच में तो ये विकेट लेके ही जाते हैं, लेकिन बैटिंग पिच में भी ये विकेट लेके जाते हैं और इकोनॉमिकल रहते हैं। जसप्रीत बुमराह के साथ सबसे कम इकोनॉमी वरुण चक्रवर्ती की है, जबकि ये स्पिनर है, इसके बाद भी इनको मार वगैरह कभी नहीं पड़ती। वरुण जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आने वाले वर्ल्ड कप में भी वरुण ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, इसलिए इनको भी वार्म अप कराया जाएगा, तो ये प्लेइंग 11 में परमानेंटली रहेंगे। ये थी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो आने वाली सीरीज में होने वाली है और यही ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में भी होने वाली है। बस हो सकता है कि श्रेयस की जगह तिलक वहां पे आ जाए, बाकी यही प्लेइंग 11 वहां रहेगी। इस प्लेइंग 11 में यदि आप देखोगे तो टीम इंडिया के पास 8 बैट्समैन है, नंबर 8 तक हर्षित राणा तक टीम इंडिया में बैटिंग है और हर्षित राणा भी हिट करना जानते हैं। अब यदि आप देखोगे तो इन तीनों परमानेंट बॉलर के साथ हर्षित भी परमानेंट बॉलर ही हैं जो 4 ओवर करने वाले हैं, हार्दिक भी परमानेंट ही बॉलर हैं जो 4 ओवर करेंगे, अक्षर भी 4 ओवर कर सकते हैं। कमाल बात तो है कि यहाँ शिवम दुबे भी ओवर कर सकते हैं, मतलब मिला जो लाकर टीम इंडिया के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है और 7 बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं रिसेंट टाइम में। देखिए T20I में हमेशा ऑलराउंडर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए T20I टीम वही स्ट्रॉन्ग मानी जाते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ऑलराउंडर है। अभी टीम इंडिया के पास 4 ऑलराउंडर हैं जो बहुत अच्छी बैटिंग और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और इंडियन टीम इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। देखने में आपको लग रहा होगा कि टीम इंडिया की 8 नंबर तक बैटिंग है, 7 टीम इंडिया के पास बॉलिंग ऑप्शन है, मतलब 15 की स्क्वाड है क्या? एक्चुअली में ये स्क्वाड 11 मेंबर की ही है, 4 ऑलराउंडर होने के कारण ये स्क्वाड 15 मेंबर की लग रही है। अब देख लेते हैं कौन से खिलाड़ी बच गए हैं जिनका नाम इस सीरीज में नहीं आएगा और वर्ल्ड कप में भी ये बेंच पर बैठे आपको दिखेंगे। नंबर 1 में आपको देखने को मिलता है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जो है इनका नाम प्लेइंग 11 में नहीं आने वाला है और उसका रीजन वरुण चक्रवर्ती है। देखिए कुलदीप यादव की यदि आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 50 T20I मैच में इन्होंने 90 विकेट निकाले और 13 का इनका एवरेज है। ये स्टैट देखकर आपको लग रहा होगा कि वरुण चक्रवर्ती से कम इनका एवरेज है और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस ये होल्ड करते हैं, बट स्टिल कुलदीप यादव का नाम प्लेइंग 11 में नहीं आएगा, ये बेंच पर बैठे आपको देखेंगे। इसका रीजन ये है कि अभी करंट टाइम में T20I के बेस्ट स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बन चुके हैं और ODI के अंदर कुलदीप को खिलाया जाता है। इंडिया का जो भी मैनेजमेंट है उनको बिल्कुल क्लियर है कि ODI के अंदर कुलदीप को आंख बंद करके डाल दो, जबकि T20I के अंदर वरुण चक्रवर्ती को आंख बंद करके डाल दो। क्रिकेट के जितने भी एक्सपर्ट हैं इनका भी कहना था कि अगर T20I वर्ल्ड कप में हमें सिर्फ एक स्पिनर पिक करना हो तो हम वरुण को पिक करेंगे। अब ऐसे में जब वर्ल्ड कप के अंदर वरुण चक्रवर्ती ही लगातार खेलेंगे तो वर्ल्ड कप से पहले जो वार्म अप सीरीज होने वाली है उस सीरीज में कुलदीप को क्यों ही खिलाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुलदीप नहीं खेलने वाली।
कुलदीप जैसे ही एक और स्पिनर है रवि बिश्नोई, जिनका नाम भी आपको नहीं दिखेगा प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि रवि बिश्नोई बेंच पर बैठे दिखेंगे। देखिए रवि बिश्नोई एक टाइम पे आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग होल्ड कर रहे थे T20I में। सबको लग रहा था ये T20I के बहुत बड़े बॉलर बनेंगे। बाद में 2025 का आईपीएल आया। 2025 आईपीएल में एलएसजी ने इनको 11 करोड़ रुपए में खरीदा, और 11 करोड़ में खरीदने के बाद इन्होंने 9 विकेट बस निकाली। इनकी एक्चुअली में 1 विकेट 1 करोड़ से ज्यादा की पड़ गई एलएसजी को, इसलिए एलएसजी ने इनको छोड़ दिया। बाद में T20I स्क्वाड से ड्रॉप हो गए और इनका नाम पूरे 2025 के साल नहीं आया। अभी भी रवि बिश्नोई की वापसी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए हैं, इसीलिए रवि बिश्नोई का नाम प्लेइंग 11 में नहीं आएगा। रवि बिश्नोई का कमबैक तो लोग बहुत ज्यादा बता रहे थे कि इनका कमबैक हुआ है, बट इनका कमबैक सिर्फ बेंच पर बैठने के लिए हुआ है। इनका प्लेइंग 11 में नाम नहीं आएगा क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी इनका नाम नहीं है। वैसे रवि बिश्नोई के जैसे ईशान किशन भी एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका कमबैक तो हुआ है, लेकिन ये भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे। देखिए फरवरी 2024 में ईशान का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, और 2 साल से कोई भी फॉर्मेट में ईशान का नाम नहीं आ रहा है। लगभग 2.5 साल पहले ईशान ने अपनी लास्ट T20I सीरीज खेली थी, और वहां पे ईशान ने 3 मैच के अंदर 2 तो 50 मारी थी। स्टिल ईशान किशन का नाम अभी T20I सीरीज में प्लेइंग 11 में नहीं आने वाला, और उसका रीजन काफी साफ है। एक्चुअली में ईशान किशन ओपनर है, और ओपन में टीम इंडिया में जगह ही नहीं है। ओपन करने के लिए अभिषेक के साथ संजू आने वाले हैं। अभी तो टीम मैनेजमेंट ने शुभमन को ड्रॉप किया और संजू को परमानेंट फिक्स किया है। अभी ये संजू को थोड़ा ड्रॉप कर देंगे ईशान के लिए। मतलब कि ईशान किशन का नाम नहीं आने वाला है। ये तभी खेल सकते हैं जब संजू या अभिषेक में से कोई इंजर्ड होगा। ईशान किशन के जैसे ही रिंकू सिंह का भी नाम प्लेइंग 11 में नहीं आएगा। ये भी आपको बेंच पर बैठे दिखने वाले हैं। रिंकू के नंबर यदि आप देखेंगे तो 35 T20I मैचेस में रिंकू ने 42 के एवरेज से रन बनाए हैं, जहां पे इनका स्ट्राइक रेट 161 का है। एक्चुअली में जगह डिजर्व करते हैं टीम इंडिया में, इनको हमेशा रखना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी जगह बन ही नहीं पाती। टीम इंडिया में यदि आप देखोगे तो लोअर ऑर्डर में आपको अक्षर भी देखने को मिलेंगे, हार्दिक भी मिलेंगे, शिवम दुबे भी मिलेंगे। ऐसे में जब ये तीनों जो हैं फिनिश भी करना जानते हैं, बहुत अच्छे से बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो रिंकू का नाम कैसे ही आ जाए। रिंकू सिर्फ परमानेंट बैटिंग करते हैं, और ऐसे में इनका नाम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये बेंच पर बैठे आपको दिख जाएंगे। मिला जुलाकर यही अभी टीम इंडिया की 15 की स्क्वाड आई है। इसमें से प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दी, ये प्लेइंग 11 होने वाली है। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है प्लेइंग 11 में कोई और भी ऐड हो सकता है तो जरूर से बताइएगा, क्योंकि ये मेरी प्लेइंग 11 है। आपको लगता है कुछ और हो सकती है तो आप भी बताइए। अभी सवाल यह है कि क्या ये प्लेइंग 11 T20I सीरीज जीत भी सकती है या फिर नहीं जीत सकती। देखिए इंडिया के सामने न्यूजीलैंड आने वाली है। न्यूजीलैंड की जो टीम है ये काफी ज्यादा बढ़िया टीम है। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड जब इंडिया आई थी तो 2-1 से न्यूजीलैंड T20I सीरीज को काफी आसानी से हार गई थी। बट देखने वाली बात है कि लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ODI सीरीज में भी 3-0 से वाइट वॉश हो चुकी थी। अभी न्यूजीलैंड अपनी बी टीम भेजती है ODI सीरीज के अंदर। इसके बाद भी ODI सीरीज को 2-1 से जीत चुके हैं। ऐसे में तो T20I सीरीज में सचिन रविंद्र भी आ रहे हैं, जैकॉब डफी भी आ रहे हैं। मिचेल की फॉर्म इतनी ज्यादा कमाल है अभी कि अभी टीम इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम होने वाली है। ये सीरीज उतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली जितनी ज्यादा आसान बाकी सीरीज थी। ये सीरीज वर्ल्ड कप के पहले भी है। न्यूजीलैंड की टीम भी स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड की मेन टीम आने वाली है। टीम इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तिलक वर्मा भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। आप कमेंट सेक्शन में खुद बताइए आपको क्या लगता है, ये सीरीज इंडिया जीत भी पाएगी या नहीं जीत पाएगी, या फिर एक बार फिर से न्यूजीलैंड ODI जैसे हमें यहाँ पे भी हरा कर जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर से बताइएगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया है आपको तो लास्ट ODI इंडिया कैसे हारा गया उसके ऊपर ये एपिसोड मैंने पहले बना रखा है, जरूर से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।